नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। खास मुलाकात में हर एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसी शख्सियतों से रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपने दम पर एक अलग ही मकाम हासिल किया होता है और ऐसा ही कुछ मकाम हासिल किया है आज हमारे साथ जुड़ी हुई शख्सियत ने, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर अशोक शर्मा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एवन टीवी पर। डॉक्टर अशोक शर्मा अजमेर से बिलोंग करते हैं, अजमेर से ही आपने अपनी स्टडीज़ पूरी की हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से आप इस फील्ड में आए, कैसे आपने अपनी एकेडमिक्स कंप्लीट करने के बाद मेडिकल की फील्ड में जाना चुना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा जन्म अजमेर बाबू मोहल्ला केसरगंज में हुआ था। उसके बाद मैंने सेंट पॉल हाई सेकेंडरी स्कूल से स्कूलिंग की थी और उसके बाद मेरा जेएलएन मेडिकल कॉलेज से मैंने एमबीबीएस और एमडी की डिग्री हासिल करी। उसके बाद मैं दिल्ली में आकर के एमपी हार्ट सेंटर ज्वाइन किया। वहाँ मैंने इकोकार्डियोग्राफी का कोर्स लर्न किया और उसके बाद मैंने अपनी क्लिनिक शुरू करी। फिर मैं नर्सिंग है, अभी लास्ट 20 ईयर्स से मैं अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में फिजिशियन हूँ और मेरा खुद का अभी अस्पताल है गरीबों के लिए और एक क्लिनिक घर पर है। जी डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आप काफ़ी वर्षों से अपोलो में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ कार्यरत हैं। क्या शुरुआत दिल्ली जाने के बाद वहीं से की या उससे पहले भी कुछ हॉस्पिटल्स में आपने अपनी सेवाएं दी हैं? नहीं, उससे पहले बहुत हॉस्पिटल में थी। दिल्ली अपोलो तो 97 में आया, काफ़ी बाद आया। 2000 से हूँ, 7 में 93 में पहुँच गया था। पहले मैंने कई कोर्सेज़ किए, रेजिडेंट भी रहा। उसके बाद मैंने कई हॉस्पिटल, ईस्ट वेस्ट मेडिकल सेंटर, गोल्फ लिंक्स, वहाँ काम करा। हमारी मैक्स हॉस्पिटल पतपड़गंज, उसमें भी हूँ और काफ़ी हॉस्पिटल में के बाद अपोलो में लास्ट 20 ईयर्स से हूँ। जी जी डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अपोलो में, जैसा कि आपने बताया कि आप फिजिशियन हैं, लेकिन आपका स्पेशलाइजेशन जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स को ट्रीट करने में है। इसके अलावा किस तरीके के पेशेंट्स ज़्यादातर आपके पास आते हैं और किस तरीके से आप अपना ट्रीटमेंट उन्हें देते हैं? बिकॉज डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, डेफिनेटली फिजिशियंस के बाद दो ही कैटेगरी के पेशेंट बहुत आते हैं। एक तो हार्ट के, वो कार्डियोस के बाद में जाते हैं पहले। एक तो हार्ट के और एक डायबिटीज़ के, दोनों यही मेन पेशेंट्स आते हैं। बाकी ब्लड प्रेशर के भी आते हैं जब इन्फेक्शन फैलता है, जैसे कोरोना, डेंगू, तो वो सारे भी हमें ही देखने होते हैं। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि हॉस्पिटल में एक जॉब अपना आप कंप्लीट करने के बाद में आप एक सोशल वर्कर के रूप में भी, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं मरीज़, खासकर ऐसे मरीज़ों को आप ट्रीट करते हैं और नर्सिंग होम भी आपके यहाँ पर आपने बनाया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है। तो किस तरीके से आपकी फैमिली भी इससे सपोर्ट करती है क्या, और कौन कौन है आपकी फैमिली में जो अपने तरीके से आपको हेल्प करता है? फैमिली, मेरी वाइफ है जो एमडी पैथोलॉजी है, वो थोड़ा उसका मैनेजमेंट देखती है, पर मैं पुअर पेशेंट्स को देखता था। तो मैं शुरू से ही, जब से प्रैक्टिस स्टार्ट करी तब से ही देख रहा था और अभी भी देखता हूँ। पहले तो को जब मैं आया था दिल्ली में तो मैंने 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ थी, अभी भी मैं 300 रुपीज़ ही लेता हूँ और पुअर होता है तो अपने पास से मेडिसिन भी दे देता हूँ। इवन अपोलो में भी मैंने सिर्फ 500 रुपीज़ रखी हुई है फीस मेरी। तो इसलिए मुझे पेशेंट भी, क्योंकि उन लोगों का विश्वास बहुत ज़्यादा है, मुझे 130 पेशेंट देखने पड़ते हैं, पूरे नहीं हो पाते, इससे ज़्यादा मैं देख भी नहीं सकता। उसके कारण मैं फ़ीस नहीं बढ़ाता हूँ, क्योंकि एक 1000 2000 करने के बाद एक ऐसा तबका है जो जैसे रिक्शे वाला है या वर्कर है, घर में काम करता है, वो इतना पे नहीं कर सकता। इवन हमारे मेडिकल स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा कॉस्टली है डायबिटीज़ का, इतना कि एक एवरेज पर्सन भी अपना फुल फ्लैश ट्रीटमेंट, अगर डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर हो रहा है तो 5-10,000 की तो मंथली मेडिसिन ही आ जाती हैं। तो इसलिए वो जितनी भी हेल्प करो वो बहुत ज़रूरी है और इसलिए करना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, सबसे अहम सवाल जो आपने बताया है इसमें से मुझे यही लगता है कि आजकल जो डॉक्टर्स हैं, ये जाहिर सी बात है कि ये एक पेशा है और इसी से आपकी रोजी रोटी चलती है, घर चलता है, लेकिन इसके इतर देखा जाए तो हॉस्पिटल से फ्री होने के बाद भी डॉक्टर्स जो हैं अपने क्लिनिक को फुल फ्लेश तरीके से चलाते हैं, मोटी फीसें वसूल करते हैं। ऐसे में आपका ऐसा सोचना कि मुझे सोशल कॉज को नोटिस करते हुए, देखते हुए और मुझे पेशेंट्स को ट्रीट करना है, इसके पीछे कोई कारण रहा है या ये एक इमीडिएट डिसीजन था? नहीं, मेरा शुरू से ही ये डिसीजन था और मैंने उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया। बिकॉज जो पेशेंट्स आते थे
तो ऐसा लगता था कि हमारे जो सिस्टम है गवर्नमेंट का या हमारे कंट्री में वो ऑल या नन लॉ है। या तो सीधा अपोलो मैक्स में जाइए 50,000 1 लाख एडवांस डिपॉजिट कीजिए, या फिर जीटीबी गवर्नमेंट में जाइए जहाँ आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। जहाँ एक भी पैसा नहीं लगता वहाँ उनके ऑपरेशन एम्स में हो चाहे कहीं भी हो 6 मंथ में आता है, 3 मंथ में नंबर आता है। तो बीच का रास्ता हमारे पास नहीं है। तो कुछ लोग जो बिल्कुल गरीब हैं, जो उनके पास कोई सोर्स भी नहीं कि वो बड़े हॉस्पिटल में जाएं, तो उनका और 60% पॉपुलेशन यही है, बिल्कुल मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। बड़ी क्लास तो कहीं भी चला जाएगा बाय अपॉइंटमेंट 2000। और ये जो अपॉइंटमेंट का, बिकॉज आई बिलोंग टू राजस्थान, और हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर कल्चर कभी भी बाय अपॉइंटमेंट वाला है ही नहीं। मैंने अपने सीनियर डॉक्टर्स को भी देखा 1 बजे भी रात को आ जाते थे, और ये बिग सिटीज़ में ही है कि बाय अपॉइंटमेंट डॉक्टर्स देखते हैं। डॉक्टर जब भी पेशेंट आता है उसको देखना पड़ता है, कितने ही पेशेंट होते हैं। हम गवर्नमेंट में भी पूरे ओपीडी ख़त्म करते थे चाहे 1 बजे 2 बजे। तो हमारा कल्चर राजस्थान का इस तरह है कि मैं नहीं, मेरे और भी जो डॉक्टर्स राजस्थान से हैं वो इस तरह, उनको पेशेंट के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रहता ही है। जी डॉक्टर साहब, जो सेवाएं आप अपने पर्सनल क्लिनिक जो आपने खोल रखा है उसमें प्रदान करते हैं, और इसके अलावा जो नर्सिंग होम है, किस तरीके की सेवाएं उसमें होती हैं, और किस कैटेगरी के पेशेंट, क्या सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं या इसके अलावा भी जो पेशेंट्स हैं उन्हें भी आप एडमिट करते हैं, और क्या उनका एडमिशन सिर्फ ओपीडी की सेवाएं हैं या एडमिशन और उनका जो इंडोर हम रखते हैं पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के लिए, क्या वो सब भी हैं? एक्चुअली एक विवेक विहार में जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी थी बहुत, तब एक विवेक विहार में झिलमिल कॉलोनी है जो रिफ्यूजी कॉलोनी है, वहाँ मुझे एमबीबीएस डॉक्टर बहुत कॉल पे बुलाते थे। तो फिर उन्होंने ही मुझे बोला कि आप 1 घंटा दे दो इन लोगों को। तो मैंने 1 घंटा दिया, तो वो रात को 9 से 10 बैठता था कि दिन भर में बड़े बड़े हॉस्पिटल में होता था। और तो फिर एक दिन मैंने देखा कि मैं नहीं गया, तो इतने पेशेंट इकट्ठे थे कि रात को 11 बजे मैंने ओपीडी शुरू करी तो 1 बजे ख़त्म हुई। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पर मेरी सख्त ज़रूरत है, और मैंने वहाँ पर रातों रात एक खाली क्लिनिक मैंने वहाँ पे ख़रीदी, और खाली 2 घंटे रात को खुलती थी। और मैं जब उसके 50 या 60 रुपये होता था फीस उन पुअर्स के लिए, फिर मेरे को देखा कि इनके लिए बेड की ज़रूरत है, तो मैंने एक बेड भी डाल दिया। ऐसे धीरे धीरे करते 2000 में वो करा। फिर मेरे फादर ने मुझे कहा कि जो तुमने ये करा है इसको तुम कभी मत छोड़ना, चाहे तुम कितने ही बड़े हॉस्पिटल में जाओ। तो मैंने उसको इतना 20 बेड का, और इसका मैं नहीं बना सकता क्योंकि इतनी सारी आजकल रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की कि आप अगर चाहो तो भी पुअर की सेवा नहीं कर सकते। आपके नॉर्म्स हैं इतने सारे, गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन के नॉर्म्स हैं, पॉल्यूशंस के हैं, फायर का है, उनके इतने खर्चे हैं कि वो अल्टीमेटली बर्डन पेशेंट पे ही पड़ता है। तो मैंने सिर्फ 10 बेड का बना रखा है जहाँ मैं कोई एडवांस नहीं लेता हूँ। बेड चार्जेस सिर्फ 500 हैं, और 400 डॉक्टर फीस, 800, 900, 1100 में जो पुअर क्लास है उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, चाहे वो डेंगू का हो, चाहे ब्रोंकल अस्थमा का हो, डायबिटीज़ हो, डायरिया हो, फीवर हो। इस तरह के जो रोज़मर्रा के पेशेंट्स हैं उनको हेल्प के लिए मैंने चला रखा है। बाकी जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, सीरियस होते हैं, वो तो सब अपोलो में ही एडमिट करना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, मेडिकल से जुड़ी हुई कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनके आप मेंबर हैं, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैं पहले इंडियन एकेडमी ऑफ इकोकार्डियोग्राफी का मेंबर हूँ, एंड ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन उसका मेंबर हूँ, एंड वर्ल्ड कांग्रेस ऑन ओबेसिटी बॉस्टन उसका मैनेजमेंट कमेटी कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मेंबर हूँ, और आई एम मेंबर ऑफ IMA, आई मेंबर ऑफ DMA। ओके डॉक्टर साहब, इसके अलावा जैसा कि आपसे इस प्रोग्राम से पहले हमारी बातचीत हो रही थी, आपने बताया कि आप की फैमिली में आपका एक बेटा और एक बेटी थे पहले, और आपने किन्हीं मेडिकल कारणों की वजह से अपनी बेटी को खोया। तो इससे जुड़ी हुई क्या बातें हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, और इसके बाद आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आए? आज जो हर जने को आश्चर्य होता था कि आज जो आप लोग पूछ रहे हैं वो मेरे से हर जना यही क्वेश्चन पूछता है कि जो इतना बिजी डॉक्टर था वो अचानक फिल्म लाइन में कैसे आ गया जी। और मैंने इतनी ये फिल्म करी, राइटर्स किया, ये सब कैसे किया, बिकॉज आई एम गॉड फियरिंग पर्सन था, गॉड की हेल्प करता था इसी डर से कि मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। लेकिन 2009 में आई लॉस्ट माई ओनली डॉटर ड्यू टू ब्रोंकल अस्थमा, जिसके मेरे को ऑलरेडी जिस पे मैंने वर्क किया हुआ था, और जब मेरा बेटा 14 ईयर्स का था। पर उसके बाद से मेरे को चैरिटी से नफरत हो गई, और जो मैं फ्री कैंप डायबिटीज़ के लगाता था हर संडे को, फ्री दवाइयाँ बांटता, उस सबसे नफरत हो गई। मुझे लगा कि मैं कलयुग में कलयुग की तरह रहना चाहिए, और उसके बाद मैं आई प्लान टू शिफ्ट टू ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अब मैं वो जस्टिस यहाँ नहीं कर पाऊँगा और पेशेंट को ट्रीट नहीं कर पाऊँगा, मेरा आत्मविश्वास ख़त्म हो गया था। लेकिन उसके बाद लोगों ने बहुत मेरे लिए प्रेयर करी, जिन लोगों की मैंने 20 साल मदद करी
उन लोगों ने मुझे ऑस्ट्रेलिया जाने से रोका। वो लोग मुझे हर जगह ले गए, जैसे कोई मुस्लिम था तो वो अजमेर दरगाह ले गया, कोई साउथ इंडियन था तो मुझे तिरुपति ले गया, कोई भारत आनंद जी प्रोड्यूसर थे वो पंजाबी थे तो मुझे वैष्णो देवी ले गए। तो लोगों की इतना मुझे सपोर्ट किया उन्होंने मॉरली कि उसके बाद 2011 में मैंने आइडिया ड्रॉप किया एंड वी आर ब्लेस्ड विद 2 मेल चाइल्ड। मेरी वाइफ के जब वो 42 की एज की थी, शायद इसलिए कहते हैं गुड वर्क ऑलवेज। तो वो मैं आज भी ये मानता हूँ, मेरे भगवान से यही लड़ाई थी कि मेरे को पहले ये बताया जाए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और अगर ऐसा होगा तो बाकी लोग को भी लेसन मिलेगा, समाज को कोई भी भलाई का काम नहीं करेगा। बाकी लोगों का विश्वास हट गया था भगवान से, हजारों लोगों का मेरे को इंसिडेंट्स देखने के बाद विश्वास हट गया था। और जब ये मिरेकल हुआ तो उसके बाद मैंने उसी दिन बोर्ड लगा दिया कि ओनली फॉर पुअर पेशेंट, कोई एडवांस नहीं लेता हूँ। मैंने भगवान से प्रॉमिस किया था कि आप मुझे कंपनसेट करो तो मैं आपको इससे भी ज़्यादा अच्छा काम करके दिखाऊंगा। अब मेरा प्रण है कि मैं, जब से मेरे 300 ही फीस थी 2011 में, वो आज भी 300 है, अपोलो में 500 थी, वही है, और जब तक रहेगी। मैं उन लोगों की दुआएं का मैं कर्जदार हो गया हूँ जिन्होंने मेरे को वापस से इस फील्ड में लाके काम करने लायक बनाया, तो मैं इस लोगों को की सेवा ज़िंदगी भर करता रहूँगा। डॉक्टर साहब, ये जो आपकी डेली रूटीन लाइफ है, मेडिकल से रिलेटेड जो भी आपकी रूटीन में चलता है, हॉस्पिटल और फिर घर, उसके इतर आपने अपनी एक नई दुनिया भी बसाई। इस सेटबैक के बाद में आप जिस तरह से उभर के सामने आए हैं फिल्मी जगत में, क्या क्या काम आपने किए हैं, किस तरीके से किए हैं और कैसे अपने आप को आपने प्रिपेयर किया? ये मैंने कुछ भी काम नहीं करा, जो भी किया वो भगवान ने किया। और मेरा आज भी लेसन एम यही है कि द लास्ट राइट, जो मेरी बुक पब्लिश हुई थी, जो मैंने पहले लिखा एज ए राइटर, मैंने फिल्म लाइन में प्रवेश किया था, और कि वो एक मैसेज है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, और किसी भी धर्म का आदमी होगा जो मेरी बुक है वो पढ़ेगा, और जो मेरे साथ हुआ है वो सुनेगा, उसके बाद उसका 200% भगवान पे विश्वास हो जाएगा, अगर वो 100% है तो। और मुझे इसी लोगों ने मुझे बहुत क्रिटिसाइज करते थे, अपोलो के डॉक्टर है, कैसे आप बोल रहे हो, री इनकारनेशन होता है, रीबर्थ होता है, ये होता है, वर्ड में नहीं माना जाएगा। लेकिन इसको, मेरे इस कॉन्सेप्ट को, मेरी स्टोरी को इंडिया में रिजेक्ट किया। ये बोला कि जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है वो हिंदू धर्म में है खाली, हम इसको इंग्लिश में नहीं छाप सकते, और मुस्लिम में और क्रिश्चियंस में और कोई इसको अडेप्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, वी विल नॉट गोइंग टू प्रिंट इट। लेकिन जब पेंगुइन ने मेरे से पूछा और उन्होंने मेरे को बोला 50 वर्ड्स में आप अपना भेजो, व्हाट यू वांट, यू आर द बिगनर राइटर एंड विच कैटेगरी ऑफ द पीपल आर गोइंग टू रीड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब मैंने उनको लिख के भेजा 50 वर्ड्स, उन्होंने इमीडिएटली उसको पूरा मेरे को सहयोग दिया और पूरा हेल्प किया उसको बुक को लिखवाने में, प्रिंट करने में, पब्लिश करने में बाय पेंगुइन। और ये 2016 में मुरली मनोहर जोशी जी ने इंडिया में रिलीज़ की, और इसकी प्रीफेस भी डॉक्टर GVG कृष्णमूर्ति, जो हमारे आदरणीय पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे, उन्होंने लिखा प्रीफेस, और उन्होंने भी मेरे को मॉरली बहुत सपोर्ट किया, और मेरे आइडियाज से का मैं पूरी तरह शामिल थे जी कि होता है। जी डॉक्टर साहब, फिल्मी जगत से जुड़ी हुई भी कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनके आप मेंबर हैं और अपना योगदान किसी न किसी तरीके से फिल्मी जगत को भी देते हैं, तो उसके बारे में भी ज़रा आप बताएं। इस बुक लिखने के बाद मैं फिल्म राइटर एसोसिएशन मुंबई, स्क्रीन प्ले राइटर एसोसिएशन मुंबई का मेंबर बना, एंड वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन का मेंबर बना, एंड देन मेंबर एंड राइटर एट पेंगुइन, एंड देन आई हॉलीवुड में ऑल्सो फेम स्ट्रीट कास्टिंग एजेंसी के थ्रू आई एम साउथ एशियन एक्टर जी, आई एम रजिस्टर्ड एक्टर एट हॉलीवुड ऑल्सो जी। उनसे हम बातचीत लगातार जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले जो बुक की वो बातचीत कर रहे थे, द लास्ट राइड, उसका एक प्रोमो हम आपको दिखाते हैं।
तो ये बहुत ही सुंदर प्रोमो हमने देखा जो बुक लिखी डॉक्टर अशोक शर्मा जी ने, द लास्ट राइड। डॉक्टर अशोक जी, आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि इस बुक को लिखने का कैसे आपको आइडिया आया, क्यों लिखी गई, क्या पृष्ठभूमि है इसकी? इसकी पृष्ठभूमि की एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं मिस्टर एनपी सिंह, अभी लास्ट मंथ उनकी रहती है बॉलीवुड में है, इसमें बॉलीवुड में उनकी 35 पिक्चर आ चुकी हैं, पत्थर पायल, जुगनू, माचिस और बेटी, बिन फेरे हम तेरे, वारंट, गीत के और पत्थर पायल। तो वो मेरे फैमिली फ्रेंड थे और जब मेरे ये ट्विंस हुए तब उनका मेरे पास फ़ोन आया कि तुम एक स्क्रिप्ट लिखेंगे और ये एक रिलीजियस मूवी बनेगी जो जय संतोषी माँ के भी रिकॉर्ड तोड़ेगी, तो तुम अपने लिख के। मैं कहा मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो आता नहीं लिखना। तो बोला अच्छा अपनी इंसिडेंट्स ऑफ योर लाइफ लिख लाना, जो कुछ हुआ था बहुत अननेचुरल था, जो कोई बिलीव नहीं कर रहा था, प्रेस बिलीव नहीं कर रही थी। प्रेस को जाके मैंने जब हिंदी में बताया तुम्हें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, तो वो कहते हैं अपोलो के डॉक्टर इसकी बात कर रहे हैं, रीइंकार्नेशन की, विल नॉट एक्सेप्ट इट। पर तो मैंने प्रेस वालों को बोला कि मैं जिस बुक से जिनसे इंस्पायर हुआ वो ब्रायन विस की बुक्स थी, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है यूएस में, और मैनी बॉडी मैनी सोल, वन बॉडी मैनी सोल, वी नेवर डाई, उसकी बहुत सारी बुक्स हैं। उनका इंस्टीट्यूट है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का। मैंने कहा उनका जब वो इंटरव्यू आप फ्रंट पेज पे छाप रहे हो संडे मैगजीन में अपनी, और उसमें आप लिख रहे हो कि वी नेवर डाई, and then Indian doctor talking about you are accepting the past life regression therapy, when Indian doctor talking about reincarnation you say word will not accept। आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है जी। and this is the reason कि मैंने इस बुक को लिखा और पूरा वर्ड आउट ऑफ इंडिया लोगों ने माना। इंडिया में तो पहले भी मानते हैं पुनर्जन्म को, लेकिन इसको यही मैं चाहता हूँ कि हर जना इसको जो पढ़ेगा उसको पुनर्जन्म पे जरूर विश्वास होगा जी। इसके अलावा जो ये स्क्रिप्ट आप बता रहे हैं तुम्हें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, इसकी स्क्रिप्ट रेडी है, पाइपलाइन में है, इसके ऊपर क्या कुछ वर्क चल रहा है? इसकी स्क्रिप्ट रेडी है, इसकी पाइपलाइन में थी। एन चंद्रा जी बहुत बड़े जो तेजाब फिल्म जिन्होंने बनाई थी, अंकुश ये मेरा इंडिया, उनके पास है। पहले भी इसके वर्कआउट हो चुका था, आनंद मिलन ने म्यूजिक भी तैयार कर लिया था एंड साइन ऑलरेडी जैकी श्रॉफ एंड रति अग्नोती, अनुपम खेर, बट फाइनेंशियल रीजन से अभी रुकी हुई है, दे विल बी कंप्लीटेड होगी। डॉक्टर साहब, इसके अलावा करीब 15 ऐसी शॉर्ट फिल्म्स हैं जिसमें आपने अभिनय किया है, उनके बारे में जरा कुछ बताएं। वो ऑटोमेटिक मैंने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसके बाद मैंने लिखना बड़ा करा तो मैंने सब्जेक्ट से रिलेटेड फिल्म बनाई थी, डायबिटीज, द साइलेंट किलर एंड हाइपरटेंशन इन रूरल एरिया पेशेंट, एजुकेशन प्रोग्राम के हिसाब से बनाई थी। क्योंकि अब वो प्रिंट मीडिया का टाइम चला गया, आप सबके पास विजुअल मीडिया से ही हर जने को एजुकेशन दिया जाता है। तो पहले जो हम आप लोग अखबारों में आर्टिकल लिखते थे डायबिटीज पे, संडे को लोग पढ़ते थे, अब कोई नहीं पढ़ता जी। तो उसके कारण हमें इस पे आना पड़ा। तो इस पे भी हम टीवी चैनल से होते हैं, तो जो वर्ल्ड हार्ट डे है, डायबिटिक डे है, उन पे हम धीरे धीरे टॉक्स वगैरह और फिल्म बना के छोटी छोटी दिखाते रहते हैं। तो उसी में मैंने जब बनाई थी, फिर मैंने पूनम अग्रवाल उसके साथ एनडीटीवी पे बनाई थी एम्बुलेंस सर्विस इन दिल्ली, एंड एक जी पे बनाई थी फूड अडल्ट्रेशन ड्यूरिंग दिवाली। तो ये एक सब्जेक्ट से रिलेटेड बनाई थी। फिर उसके बाद लोग मेरे पास बॉलीवुड से आने लगे, जैसे डॉक्टर का रोल है तो उन्होंने मुझे बोला कि आप डॉक्टर का रोल, तो मेरी पहली फिल्म थी प्यार को सलाम जिसमें मैंने डॉक्टर का रोल करा। उसके बाद दूसरी फिल्म थी जब मेरा गैंग्स ऑफ गुड़गामा, तो उसमें जो आर के खन्ना जी डायरेक्टर थे वो बोले कि मैं आपकी बुक पढ़ी है मैंने और डॉटर फादर रिलेशन के लिए यू आर द आइडियल, तो आपको फादर का रोल दे रहा हूँ हीरोइन के, आप मना मत करना। तो मुझे उसका मिला। फिर उनके बाद ही थी वंस अपॉन अ टाइम दिल्ली, वो करी। फिर शॉर्ट फिल्म करी इनसाइडर, परफेक्ट रिलेशनशिप। फिर मेन हुआ शिम्पी माई सन जो 9.7 ग्रेडिंग मिली IMDb पे और नेशनल के लिए नॉमिनेट हुई अवार्ड के लिए, जो शॉर्ट फिल्म थी। और इसकी स्क्रिप्ट लिखी थी हमारे पॉपुलर मेरठी जी ने, बहुत बड़े जो कॉमेडी के कवि हैं, उनकी स्क्रिप्ट थी वो जी। एंड वो उसको मिला स्टार। उसके बाद अभी पंकज चिटोरिया जी के साथ बनाई थी मिरेकल, जो लापतागंज में है, इसमें है और लगान में थे। और उसके बाद में 15-20 इनसाइडर बनाई है, ये बनाया है। अभी 2-3 फिल्म और लाइन में है, बीबी और मकान नेक्स्ट मंथ और शुरू होने वाली है जी। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, मेडिकल लाइन जो है वो, और आपकी एक जो हॉबी है
फिल्मी जगत से जुड़ी हुई, किस तरीके से आप इसे बैलेंस करते हैं? क्योंकि दिल्ली में एक इतने बड़े हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज देना, उसके बाद घर पे नर्सिंग होम चलाना और क्लिनिक हैंडल करना, उसके इतर जाके ये सारे काम भी करना, किस तरीके से आप बैलेंस करते हैं और इससे आप औरों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से एक बैलेंस लाइफ में बना के रखना चाहिए? देखिए, टाइम फैक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट। जब मैंने फिल्म लाइन में शुरू करा तो मेरे घर वाले सब नाराज हो गए, सब ने बोला कि तुम्हें पहले ही फेम मिला हुआ है, तुम दूसरे। मैंने कहा मैं फेम के लिए नहीं कर रहा, मैं तो जस्ट फॉर मैसेज देना चाहता हूँ, जो है जितना एजुकेशन मैं दे दूँ किसी इस वे में। और मेरी जो फिल्म्स है वो भी यू टर्न है, उसको भी इसलिए अवार्ड मिला कि वो आजकल की जो आईटी वालों की लाइफ स्टाइल है, 9 बजे से रात के 9 तक कंप्यूटर पे काम करना, उसके ऊपर है। शिम्पी माई सन भी इसलिए अवार्ड मिला कि वो यह है कि जो पेरेंट्स अकेले रह जाते हैं और उनके बच्चे यूएस में चले जाते हैं और उनकी बॉडी मिलती है, कोई पड़ोस वाला भी नहीं देखता और डेथ हो जाती है, कोई देख रेख नहीं होती। तो नेग्लेक्टेड पेरेंट्स ऑफ द एजुकेटेड पीपल हु हैव गॉन अब्रॉड। इस टॉपिक पे तो मेरे को अनुराग कश्यप जी ने भी बोला था कि आपने बहुत बर्निंग टॉपिक प्रॉब्लम्स को टच किया है, जो समाज के लिए जरूरी है। मेरी फिल्म में एंटरटेनमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ज़्यादातर मैं एजुकेशनली बनाता हूँ और इसको मैं ध्यान रखते बनाता हूँ। कहीं बहुत बड़ी बात है कि एक तरफ जहाँ हम देख रहे हैं कि जिस तरीके की मूवीज हम देख रहे हैं, एक्शन मूवीज हो गई, फिक्शन मूवीज हो गई, लेकिन ऐसे में एक फैक्ट पर और ऐसे टॉपिक पर जो आजकल के समय की ज़रूरत है, जिससे जो हमारी जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो कुछ सीख पाए, सोच पाए, समझ पाए, ऐसे टॉपिक्स को चुनकर उन पर फिल्म बनाना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है। और मैं टाइम की रहा तो मेरे को फिल्म वाले बहुत कोऑपरेट करते हैं। मैंने उनको फर्स्ट डे से कर रखा था, एवरीबडी सेज कि पेशेंट की कॉस्ट पे मैं नहीं करूंगा, तो मैं हमेशा सैटरडे संडे करता हूँ, या 15-20 दिन पहले मुझे बताते हैं तो मैं अपने पेशेंट्स का अपॉइंटमेंट, दिल्ली शूट है तो शाम का नहीं रखता हूँ, इवनिंग में अपना वो रख लिया या नाइट शिफ्ट में कर लिया। मुंबई जाता हूँ तो मैं सैटरडे संडे वीकेंड पे जाके करके आ जाता हूँ, वो भी बस सडनली कोई कॉल करता है कि आप शूट पे, तो मैं नहीं जाता हूँ। मैं अपने आप को पूरा कंट्रोल रखता हूँ और ये पेशेंट की कॉस्ट पे मैं कभी भी कोई भी काम मैं नहीं करूँगा। और ये सारे फिल्म इंडस्ट्री को मालूम है, ये वो इसलिए मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। उनके जब होता है तो मेरे अलग से बेचारे टाइम शेड्यूल रख देते हैं, सैटरडे संडे को आएंगे डॉक्टर साहब तो। या मेरा क्लेम, मैं घर के पास में भी कई बार लोकेशन देता हूँ, जो मैं अपने पेशेंट देखता रहता हूँ, जब मेरा सीन होता है जाके कर आता हूँ, जो छोटी मोटी शॉर्ट फिल्म होती है तो। एंड ऑनलाइन वर्कशॉप रात को, ऑनलाइन जो रिहर्सल है वो ऑनलाइन रात को होती है, ज़्यादातर वीडियो कॉल से तो हो जाता है। आई वर्कड इन, अभी रिसेंटली लव कुश रामलीला भी मैंने किया है लाल किले पे, वो भी थोड़ा टफ काम था उसमें होना और वो करना, वो भी लाइव आती थी। तो मैं अपने पैशन को प्रोफेशन का के कॉस्ट पे नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा। डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्योंकि आप राजस्थान से हैं, अजमेर से हैं, राजस्थान की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है? क्या कुछ चेंजेस की ज़रूरत है? और क्योंकि इतने बड़े बड़े लोकेशंस यहाँ पर हैं, बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ जो हैं, 500 करोड़ का क्लब जो पूरा करती हैं, ऐसी मूवीज़ की शूटिंग्स यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन फिर भी राजस्थान की फिल्मी इंडस्ट्री को वो पहचान नहीं मिल पा रही है, वो फेम नहीं मिल पा रहा है, इसका कारण आप क्या समझते हैं? देखिए सुनील लोढ़ा जी मुझे काफ़ी टाइम से कह रहे थे इस चैनल पे आने का, मेरा आज यहाँ आने का मकसद ही यही है। जब मैं मुंबई जाता हूँ, सब जगह के देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि हमारा राजस्थान बहुत पीछे है, जबकि मैक्सिमम लोकेशंस है, बड़ी बड़ी फिल्में, पद्मावत, जोड़ा अकबर यहाँ बनी है। जैसलमेर देखिए आप, उदयपुर देखिए, जयपुर देखिए, इतनी सारी लोकेशंस हैं। और छोटे छोटे स्टेट देखिए, जम्मू कश्मीर वो सब्सिडी दे रहा है, उत्तराखंड वो सब्सिडी दे रहा है, डेवलप कर रहा है, और यूपी तो लार्जेस्ट फिल्म सिटी बना रहा है। और जो कंट्रीब्यूशन जितने एक्टर्स जाते हैं यूपी से जाते हैं या दिल्ली से जाते हैं, हमारे राजस्थान से बहुत ही कम है, गिने चुने लोग गए। और राजस्थान की जो फिल्म है खुद की, वो भी बहुत कम है। तो इसके लिए हमें, और हमारे पास ये नहीं है कि हमारी प्रतिभाओं की कमी है, प्रतिभाएं बहुत है हमारे राजस्थान में जी, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जाता। और फंड सब हो सकते हैं, अगर इतनी बड़ी स्टेट है तो उसको आज के ज़माने के हिसाब से आना चाहिए। शॉर्ट फिल्म का दौर है, OTT प्लेटफॉर्म का दौर है, तो राजस्थान के कल्चर को पूरा वर्ल्ड देखता है आजकल। आज छोटी सी फिल्म निकालते हैं तो वो पूरे US UK तक हर जना देखता है। तो इज द राइट टाइम कि हम जागे। बड़ी से बड़ी फिल्म जैसे कि पद्मावत की अगर हम बात कर लें, संजय लीला भंसाली इतने बड़े डायरेक्टर हैं, वो यहाँ पर आके राजस्थान को चुन के शूट करके गए। क्या राजस्थान को उससे मिल रहा है और क्या कुछ और मिलना चाहिए, ये कहीं ना कहीं सोचने की बात है। छोटी फिल्म होती है जिसमें अगर उम्मीद भवन दिखाया गया, उम्मीद पैलेस दिखाई गई या आमेर का किला दिखाया गया बड़ी फिल्म में, तो बाहर लोग पूछते हैं कि ये कहाँ पर है। जी बिल्कुल, USA कहाँ पर है, और हम इसको पूरा वर्ल्ड को दिखा नहीं पा रहे हैं। जो हमारे पास है
तो आपको क्या लगता है, क्या चेंजेस ऐसे किए जाने चाहिए, क्या सजेशन है आपके कि इसको ये जो हम राजस्थान फिल्म इंडस्ट्री का जो बैकवर्डनेस देखने को मिल रहा है, इसमें आपको क्या लगता है क्या चेंजेस होने चाहिए? देखिए छोटे छोटे शहर में मैं देखता हूँ, छोटे छोटे शहर में रोहतक में देखिए वहाँ पे इतनी सारी फिल्म बन रही है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर ने द आर्ट अपना अलग डिपार्टमेंट खोल दिया है, आर्ट ऑफ एंड आप मेरठ में देखिए हर किसी खोल दिया है। तो हमारे पहले तो हमारे इंस्टीट्यूट खोलने चाहिए एक्टिंग के, गवर्नमेंट के होने चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, और शूटिंग के फिल्म सिटी टाइप तो डेफिनेटली जयपुर तो प्राइम जगह है। हैदराबाद में आप देखिए कितनी रामोजी फिल्म सिटी कितनी बड़ी है। आई थिंक कि हम लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं, हम किसी चीज में किसी से भी कम नहीं, हमारे पास जगह भी है, सब कुछ है। बिल्कुल, ओनली इसको बात को आगे बढ़ाने और अच्छे लोग जो इस फील्ड में काम कर सके उनको आगे लाने की बात है बस। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे डॉक्टर अशोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने विस्तार से जानकारी दी किस तरीके से उनकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और हैबिचुअल लाइफ जो है उनको किस तरीके से बैलेंस करके वो इस मकाम तक पहुंचे हैं। ये हम सभी को कहीं ना कहीं सीखने की बात है। खास मुलाकात के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए A1 TV।